वेलकम बैक इन एएससी क्लासेज। आज हम लोग इंटीग्रेशन के सेकंड टॉपिक पर या सेकंड क्लास में बात करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था, बेसिक फार्मूला की चर्चा किए थे। फार्मूला में क्या क्या होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है और उस फार्मूला से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में देखे थे। उसमें हम लोग ये डिस्कस किए थे कि बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं शुरू में, जिसमें डायरेक्ट फार्मूला का यूज होता है, डायरेक्ट फार्मूला से बना सकते हैं। कुछ ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं कि जो डायरेक्ट फार्मूला में तो नहीं है, लेकिन एक दो स्टेप्स अगर सिंप्लीफिकेशन का लगाते हैं आप, तो उसके बाद जैसे अगर कोई अलजेब्रिक में रेशनल टाइप में हो या कोई ट्रिगोनोमेट्री में हो, तो उसका कुछ कन्वर्जन रूल लगाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो अंत में वो किसी न किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाते हैं जिसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म डायरेक्ट नहीं आ पाता है, कुछ भी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं और उसे कुछ अगर नहीं आता है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमको वहाँ पर कुछ विशेष रूल दिए गए हैं, रूल बनाए गए हैं, उनके आधार पर प्रोसीड करना पड़ता है। तो जहाँ पर आपको फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं किया जा सकता सिंप्लीफिकेशन के द्वारा या सिंप्लीफिकेशन के पहले, तो उस केस में हम देखते हैं कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है। तो उसमें कुछ स्पेशल रूल्स लगाने पड़ते हैं, उसके कुछ मेथड बनाए गए हैं। तो उनको हम लोग अपने टॉपिक में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन हेड के अंदर पढ़ेंगे। तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में मेनली 3 मेथड एक्सेप्टेड हैं। आपका एक मेथड होता है कि सब्स्टिट्यूशन से, दूसरा मेथड होता है कि पार्शियल फ्रैक्शन से, और तीसरा होता है कि कुछ प्रॉपर रेशनल फंक्शंस होते हैं, उसका होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होता है। तो हम लोग एक एक करके अपने डिफरेंट टॉपिक्स को देखेंगे इंटीग्रेशन में। आज हम लोग बात करते हैं कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहला स्टेप हम क्या लेंगे और ये स्टेप कब लेना है। कोई भी क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया रहेगा कि आप किस मेथड से बनाएंगे, वो आपको डिसाइड करना है कि आप वहाँ तक कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है। अगर डायरेक्ट फॉर्म से बन जा रहा है, ठीक है, बना दीजिए। सिंपल सिंप्लीफिकेशन से बन जा रहा है, स्टैंडर्ड फार्मूला से रिलेटेड है अगर आ जा रहा है, वहाँ बना दीजिए। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो हम लोग अब उसके स्पेशल मेथड्स पर देखेंगे। तो मेथड्स में हम लोग सोचते हैं, तो सबसे पहले स्टेप में सोचिए कि वो क्या सब्स्टिट्यूशन से बन सकता है कि नहीं। तो सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना, वो बेसिकली जो हम लोग डिफरेंशिएशन में चेन रूल पढ़े हुए हैं, उस चेन रूल का ही टाइप है ये। चेन रूल में हम लोग फंक्शन के रिस्पेक्ट में बार बार डिफरेंशिएट करते जाते थे, अंत में dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमको मिलता था। उसी तरीके से इसमें अगर कोई स्टैंडर्ड फंक्शन क्वेश्चन जो दिया हुआ है और वो स्टैंडर्ड फंक्शन में नहीं है, तो हम देखेंगे कि उसमें कौन सा टर्म कॉम्प्लेक्स है या किस टर्म को हम लोग अगर कुछ मान लें तो उसका डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमको वेरिएबल वाला, वहाँ पर कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या माने, कौन सा टर्म कुछ मान लें तो उसका डेरिवेटिव वैल्यू वेरिएबल के साथ हमको उस पूरे टर्म में फैक्टर के रूप में मिले। अगर आपको फैक्टर के रूप में मिल जाता है तो आप आसानी से उसको कुछ मान सकते हैं। जैसे ही मानेंगे तो उसके बाद डायरेक्टली या सिंप्लीफिकेशन के बाद वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। वहाँ वेरिएबल आपका चेंज करता है, लेकिन फॉर्म जो होता है क्वेश्चन का वो आ जाता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर, और उसके बाद आप आसानी से उसको दूसरे वेरिएबल में चेंज करके बना लेते हैं, और बना करके आप फिर लास्ट में जो वेरिएबल है उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अब इस रूल यही है, इस रूल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। तो एक क्वेश्चन हमने लिया है कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 द होल पावर 7 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर ओवरऑल इस क्वेश्चन को देखें
तो हमको लग रहा है कि ये किसी एक टर्म का, ये दोनों को मिला करके एक टर्म हम अगर मान लेते हैं तो एक फंक्शन का पावर 7 दिया गया है और पावर कांस्टेंट होता है। तो आप जानते हैं कि फंक्शन अलजेब्रिक टाइप होता है, तो ये कुछ अलजेब्रिक टाइप का फंक्शन हमको दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग इस फंक्शन को पावर 7 में ले जाना चाहें, बहुत लंबा हो जाएगा, एक्सपेंशन करके डायरेक्ट नहीं बना पाएंगे, बहुत लंबा होगा। तो अगर बनाते भी हैं तो काफ़ी लंबा जाना पड़ेगा, तो हम उस मेथड को अवॉइड कर देंगे। अब दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो बेसिकली अलजेब्रिक फंक्शन, और अलजेब्रा में हम लोग पढ़े हुए हैं कि x का पावर n का इंटीग्रेशन होता है x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो हमको पहले x रहता तो लिख लेते, लेकिन x यहाँ नहीं है। तो हम देखेंगे कि इसमें किस चीज को अलजेब्रिक फंक्शन को माने कि वो स्टैंडर्ड फार्मूला में आ जाए। तो जैसे ही ये बात आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि 3x + 5 को अगर कुछ मान लिया जाए तो इसका हम लोग एक पावर दे सकते हैं और x का पावर n के रूप में आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पुट करते हैं कि पुट t = 3x + 5, चाहे आप ये भी लिख सकते हैं कि 3x + 5 = t। देन अब इसको x के रूप में डिफरेंशिएट कीजिए, तो dt/dx = हो जाता है d/dx ऑफ 3x + 5, और इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो डायरेक्ट 3 होगा। अब जब 3 हो जाता है तो यहाँ पर एक स्टेप आप ले सकते हैं कि dt = आप लिख सकते हैं कि 3 × dx, ये dx इधर चला जाएगा तो dt = 3dx हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 हमको कहीं नहीं दिया है कोएफिशिएंट में, केवल dx दिया है। तो जब dx दिया है तो इस 3 को रिप्लेस कर देते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1/3 dt = dx, ये चीज हो गया। अब हमने ये जो स्टेप लिखा दोनों तरफ पे d/dx और d/dx लगा करके तब डिफरेंशिएशन करके दिखाया, आपको प्रैक्टिस में हो जाएगा। हमने आपको समझाने के लिए स्टेप दिया है, लेकिन आप यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं। हमने पहले वीडियो में चर्चा की है डिफरेंशिएशन में कि t का डिफरेंशियल होता है dt, x का डिफरेंशियल होता है dx। तो उसी तरीके से t को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसका रूल क्या है कि t के डिफरेंशियल के जगह पर हम डायरेक्ट लिख देंगे dt, और इसका भी x के रेस्पेक्ट में करते जाइए, जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है उसके अनुसार। तो वहां पर जैसे 3x + 5 का x के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ t के रेस्पेक्ट में कर दिए तो dt, यहाँ x के रेस्पेक्ट में कर देंगे तो केवल 3 आएगा, तो 3 लिख दिए, अंत में dx से इंटू कर देंगे। तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं कि t के डिफरेंशिएशन dt 3x + 5 का 3 होता है, अंत में x वेरिएबल है, तो dx जो वेरिएबल होगा d के साथ उसको लिख देंगे तो डिफरेंशियल हो जाता है। तो यहाँ पर आ गया हमारा dx, इसमें जो दिया हुआ था इसका वैल्यू हमको मिल गया कितना, 1/3 dt। तो वेरिएबल जो यहाँ dx था उसका हमने वैल्यू ले लिया, तो लिख सकते हैं कि therefore I = इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 होल पावर 7 dx। तो इसको हम लोग देखिए कैसे रिप्लेस करते हैं। इंटीग्रेशन तो रहेगा, dx का वैल्यू 1/3 × dt है, तो 1/3 कांस्टेंट जो भी हो डायरेक्ट आप बाहर निकाल लीजिए, तो 1/3 बाहर निकल गया। इस पूरे टर्म को आपने माना है यहाँ पर t, तो हम लोग लिख दिए t, पावर में 7 है तो पावर 7 दे दिए, और dx के जगह पर 1/3 लिख ही चुके हैं, तो क्या बचा केवल dt। तो अब देखिए ये 1/3 कांस्टेंट निकल गया। ये फंक्शन आपका डायरेक्ट जैसे x का पावर n होता था तो x वेरिएबल के जगह पर तो यहाँ वेरिएबल आ गया t, और साथ में यहाँ भी t है, तो उसी टाइप का अलजेब्रिक हो गया। तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं कि 1/3 × t का पावर, ये हो गया 7 + 1 तो 8 हो जाएगा, और बाई में 8 हो गया, और लास्ट में c लिख दिए। जब इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो अब dt नहीं लिखेंगे।
तो ये हो गया। अब इसको हम सजा करके क्या लिख सकते हैं कि 1/24 और इंटू टी के जगह पर क्या लिखेंगे तो 3x + 5 का होल पावर 8 + c, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से डायरेक्ट इसका नहीं आ रहा था, लेकिन जब हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन लिया तो उस तरीके से हमारा फाइंडिंग हो गया, हमने निकाल लिया। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि sec² है, log x है और नीचे x है, यहाँ dx है। यहाँ अलजेब्रिक टर्म आ गया, यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का टर्म हो गया, लॉगरिथमिक टर्म कई तरह से मिला दिया गया। अब इसमें हमको यही देखना है, डायरेक्ट फार्मूला से किसी का नहीं बनेगा। तो डायरेक्ट फार्मूला से नहीं बनेगा तो पहला स्टेप आप सोचेंगे सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम सोचेंगे तो अब हमको क्या सोचना है कि कौन सा ऐसा टर्म लिया जाए जो x को रिप्लेस किया हुआ है, x को रिप्लेस किया हुआ दिख रहा है हमको, और उसको लेने पर उसका डेरिवेटिव वेरिएबल वाला टर्म हमको इसमें फैक्टर के रूप में मिले। तो देखिए sec² अगर हम लोग याद करने का प्रयास करते हैं, रिकॉल करने का प्रयास करते हैं, तो हमको याद होगा कि sec² x का इंटीग्रेशन होता था tan x। तो sec² ऑफ समथिंग दिया हुआ है, यही कॉम्प्लेक्स टर्म है log x। अब हमको सोचना है कि अगर log x को कुछ मान लेते हैं t, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और 1/x आप देख रहे हैं कि इसमें फैक्टर के रूप में है, आराम से इसमें से फैक्टर निकाला जा सकता है 1/x। तो हम लोग log x को t मान देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे क्या कि पुट t equals to log x, देन अब हम ये वाला टर्म d/dx नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट हम करते चलते हैं। जैसे t का डिफरेंशियल होता है dt, लिख दिए। इसके बाद log x का क्या होगा, तो log x का 1/x आपको फॉर्मूला में आता है डिफरेंशिएशन, तो 1/x लिख दीजिए और इनटू में dx, ये बगल में है। तो dt इक्वल टू 1/x दिए। तो देखिए यहाँ फैक्टर के रूप में जैसे 1/x ऑलरेडी मिल रहा है, dx भी मिल रहा है, तो इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sec² log x by x dx। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 1/x इंटू dx के जगह पर तो dt हो जाएगा, तो इसका तो काम खत्म है। लास्ट में लिखना है sec² है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec² और इसको आपने लिखा है t, तो sec² t हो गया, इंटू 1/x इंटू dx को हमने लिखा है dt, तो ये हो गया sec² t dt। अब ये तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पर आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला पर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, tan t + c, और लास्ट में t को हटा देना है क्योंकि t तो हमने माना है उपयोग से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan t के जगह पर अब जो माने है आप log x माने है, तो आप log x लिख दीजिए, log x + c। तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग इस मेथड में देखे रहे हैं कि अगर डायरेक्ट हमको नहीं मिला है फॉर्मूला, तो उसमें हमको देखना है कि कौन सा चूज करें हम टर्म t के रूप में, कि जिसका dt जो है या जिसका डिफरेंशिएशन हमको उसमें फैक्टर के रूप में मिल जा रहा है। कांस्टेंट टर्म उसमें चेंज करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेरिएबल का पैटर्न मिलना चाहिए एज अ फैक्टर। और जब मिल जाता है तो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले उसका t मान करके उसका dt निकाल लीजिए वैल्यू, और उसके बाद आप i का वैल्यू निकालने के लिए जो दिया हुआ है उसको लिखिए, फिर उसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका जो पैटर्न मिलेगा वो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फॉर्मूला से रिलेटेड होगा, और उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। बीच में प्लस माइनस साइन जो भी हो उसका यूज करेंगे, और लास्ट में आप c जोड़ देंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए। तो इस तरीके से हमारा क्लियर हो जाएगा।
हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हम कैसे पता करेंगे कि ये इनडिफिनिट है कि डिफिनिट है। तो देखिए ये सिंबल दिया हुआ है, अगर इसके नीचे और ऊपर कुछ नंबर दिया गया हो तो उसका मतलब वो डिफिनिट हुआ, उस लिमिट होता है। अगर इसके ऊपर और नीचे कोई भी नंबर नहीं दिया गया हो तो वहाँ पर आप जान लीजिए कि वो इनडिफिनिट है, डायरेक्ट आपको उसके एक्स के टर्म में निकालना है। तो आइए अब कुछ अगले क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखें इसी टाइप से। जैसे हमने जनरल क्वेश्चन लिया है फर्स्ट नंबर, जो आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स बाय रूट एक्स डी एक्स दिया हुआ है। ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम ज़्यादातर क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन टॉपिक में पढ़ेंगे और आपको देंगे तो किसी न किसी समय के बोर्ड के आए हुए ही क्वेश्चन होंगे और आपके सीबीएसई से रिलेटेड है, टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो हम लोग उन्हीं को ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे एज सैम्पल एग्जाम्पल्स, ताकि आपको समझने में भी आसान हो और साथ में बोर्ड पैटर्न के क्वेश्चन की भी जानकारी होती जाए। तो यहाँ पर और ये सारे क्वेश्चन बना लीजिएगा तो फिर आपकी बुक के भी, चाहे एनसीईआरटी बनाते हो, आर सवाल बनाते हो, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और प्रॉब्लम अगर होता है तो उसके लिए व्हाट्सएप से या डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में देकर के क्वेश्चन अपना सॉल्व ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन रूट एक्स बाय रूट एक्स डी एक्स दिया हुआ है। तो अब जाहिर सी बात है कि साइन एक्स का हम लोग बना सकते हैं, लेकिन साइन रूट एक्स दे दिया और उससे भी ज़्यादा क्या किया कि डिवाइड में हमको रूट एक्स दे दिया। तो दिमाग में हमारा क्या चीज़ है कि डायरेक्ट फार्मूला से नहीं बनेगा, तो हमको सब्स्टिट्यूशन देखना है। सब्स्टिट्यूशन में क्या देखेंगे कि हम इसमें कौन सा टर्म हमको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है जिसका हम लोग फैक्टर प्राप्त कर सके उसमें। तो आपके पास देखते हैं कि अगर रूट एक्स को हमको सब्स्टिट्यूट करें डायरेक्ट, वही चीज़ है, नीचे रूट एक्स है, ऊपर साइन रूट एक्स है, तो पूरे साइन रूट एक्स को तो कुछ हम करेंगे तो उससे कुछ फायदा ही नहीं होगा। तो हम लोग करेंगे क्योंकि साइन रूट एक्स का करेंगे तो कहीं ना कहीं कॉस आएगा, इसमें कॉस फैक्टर के रूप में आपको दिया नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है। तो अगर हम रूट एक्स को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो देखिए रूट एक्स का करने पर टी अगर मानते हैं तो इसका डिफरेंशियल डी टी होगा, रूट टी का होता है 1/2 रूट एक्स और इंटू डी एक्स हो गया। तो अब इसके बाद हमको दिया हुआ है क्या, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ साइन रूट एक्स एक जगह हो जाएगा, इंटू में 1/रूट एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर 1/रूट एक्स डी एक्स हमको मिला है, एक्स्ट्रा टर्म जो है चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं, आसान होता है। तो 2 dt हो गया इक्वल टू 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो अब हम आई पर चलते हैं। तो आई में क्या है, यहाँ जो दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स बाय रूट एक्स डी एक्स, तो हम लोग 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स, ये जो टर्म दिया है इसके जगह पर 2 dt लिख सकते हैं और कांस्टेंट टर्म है तो पहले ही लगा देंगे 2 dt हो ही जाएगा यहाँ पर। और अब क्या बचा साइन, और रूट एक्स को आपने टी माना था तो साइन टी, तो हमारा सीधा टर्म क्या मिल गया कि 2 sin t dt। अब 2 तो कांस्टेंट है और साइन टी का आपको डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद है कि जैसे साइन एक्स का होता है माइनस कोस से, तो ऐसे साइन टी का माइनस कोस टी होगा। तो हमारा वैल्यू आ गया -2 cos t और प्लस c लगा दिए। तो अब t को रिप्लेस करना है, तो t को रिप्लेस करने के लिए हम t माने हैं रूट एक्स को, तो लिख दिए कि -2 cos रूट एक्स प्लस c। ये आपका आंसर हो गया थर्ड नंबर का। ऐसे ही एक क्वेश्चन है रूट में 1/√x प्लस x dx का इंटीग्रेशन निकालना है। अब देख रहे हैं कि हम जो ये स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़े थे इसमें केवल अलजेब्रा का टाइप दिख रहा है, अलजेब्रा के फार्मूला से रिलेटेड है। तो सब्स्टिट्यूशन देखना है। सब्स्टिट्यूशन में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सोचिए। तो रूट आया है तो हमको दिमाग में है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, यानी 1/रूट एक्स के पैटर्न में कुछ होता है। तो हम लोग 1/√x के पैटर्न को अलग करने का प्रयास करते हैं। आप आसानी से इन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं रूट एक्स। तो 1/√x आपका अलग हो गया और एक बच गया 1/1 प्लस रूट एक्स। अब रूट एक्स का तो 1/√x के टर्म में आता है 2 के साथ। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हम इसको कुछ माने कि इसको कुछ माने। तो कोशिश करनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टर्म को माने। ये रूट एक्स आपका सिंपल टर्म है, इसको मानेंगे तो इसको लाने में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होगा। और यहाँ पर जो है 1 प्लस रूट एक्स, इसके रेस्पेक्ट में ये कॉम्प्लेक्स टर्म है क्योंकि कांस्टेंट एडेड है, तो इसी को हम लोग मान लेते हैं। तो जब इसको t मान लिए, t इक्वल्स टू 1 प्लस रूट एक्स,
तो अब हमको क्या मिला, इसका dt निकालेंगे तो 1 का तो 0 हो गया, √t का 1/2 हो गया dx, तो 1/√x का हम लोग आसानी से कर सकते हैं, 2 इधर आ गया तो 2dt = 1/√x हो गया dx। तो अब हम लोग i का वैल्यू लिखेंगे, तो इसके जगह पर और इसको इन दोनों को मिला करके हमको लिखना है dt, और 1 इसको जो माने है t, तो 1/t × dt हो गया, 2 आपका कांस्टेंट बाहर निकाल दिए तो 2 हो गया, और 1/x का जैसे log x होता था log mod x, तो इसका log mod t प्लस से लिख दिए, और 2 log t के जगह पर 1 + x² mod में प्लस c। अब यहाँ से देखिए हम आंसर ये भी लिख सकते हैं। दूसरी बात है कि चूंकि इसको हम देख रहे हैं log के बाद हमको बेसिकली मोड लिखने का मतलब कि वहां हमको पॉजिटिव वैल्यू क्लियर करना है, तो आप जानते हैं कि ये 1 है और x² का वैल्यू हमेशा 0 या ग्रेटर देन 0 आता है, तो निगेटिव भी कभी नहीं होता, ये x² नंबर नॉन निगेटिव होता है। तो ये जब 0 या 0 से बड़ा होगा, 0 भी अगर रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और 0 से बड़ा कुछ रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा ही, यानी ओवरऑल पॉजिटिव है 1 + x² का एक्सप्रेशन। तो आप चाहे तो वहाँ मोड लिख सकते हैं, चाहे तो हटा भी सकते हैं, तो मोड हटा देंगे तो ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं। एक और फॉर्मूला आप जानते हैं कि जब log m⁴n लिखते हैं तो उसका n log m होता है, तो उसी तरीके से अगर n log m के टाइप में है तो उसको हम लोग सिंपल टर्म में log m⁴n भी लिख सकते हैं। तो इसी चीज को आप log 1 + x² द होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो तीनों में से जो मन करे आंसर लिख दीजिए, वो आपका हो जाएगा। वैसे आपका आंसर जनरली यही लिख दिया जाता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन में आते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2 tan इनवर्स x by 1 + x² dx, इसका निकालना है। तो इसमें भी जितने भी क्वेश्चन आप बनाएंगे, 100 क्वेश्चन बनाइए, 150 क्वेश्चन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चन में की पॉइंट आपको यही देखना है कि इसमें हम कौन सा टर्म सब्स्टिट्यूट करें कि उसका वेरिएबल कंटेनिंग पार्ट जो हो हमको फैक्टर के रूप में मिले। नहीं मिले तो कुछ अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर भी आ जा रहा है तो उसका भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जनरली हमको प्रॉब्लम में ये मिल जाएगा कि उसका जो वेरिएबल कंटेनिंग पार्ट होगा वो फैक्टर के रूप में होगा जरूर, उसी को आपको खोजना है। जब सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो 2 sin 2 tan इनवर्स x by 1 + x² dx दिया हुआ है, तो आसानी से हम लोग देखते हैं इसमें कि 1 + x² से इस टर्म में पहुंचना मुश्किल है, नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम लोग अगर इसमें ले तो अगर केवल tan इनवर्स x को सब्स्टिट्यूशन ले तो sin 2t के रूप में होगा, वैसे भी बन सकता है। tan इनवर्स x का आप निकालेंगे डिफरेंशिएशन आ जाएगा। लेकिन अगर हम 2 tan इनवर्स x को ले लेंगे तो पूरा टर्म ले लेंगे तो और आसान हो जाता है। तो हम लोग पूरे टर्म को ही ले लेते हैं कि t = 2 tan इनवर्स x, तो dt कितना होगा, तो 2 का 2 रह जाएगा। tan इनवर्स x का आपको याद है डिफरेंशिएशन की 1/x² होता है, तो 1/x² × 2 करेंगे तो 2/1 + x² × dx हो गया। अब हमको इधर जो फैक्टर मिलेगा, फैक्टर मिलने वाला है तो 1/1 + x² × dx है, यानी 2 नहीं है। हम 2 को हटाते हैं, 2 अगर इधर आ जाएगा तो 1/2 × dt = 1/1 + x² dx हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने सब्स्टिट्यूशन में, तो i = कितना हो जाएगा, यहाँ 1/2 dt है तो 1/2 तो पहले ही लिख लिए। इसके बाद इंटीग्रेशन, इस चीज को t मान चुके हैं तो sin t, अब बाकी जो पूरा टर्म है आपका हो गया dt। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू हो गया। ये sin t का आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन होता है -cos t, तो -1/2 cos t + c हो गया, और t को रिप्लेस कर दीजिए तो -1/2 cos 2 tan इनवर्स x + c। तो इस तरीके से आपका ये हमने 5 एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत तरह के क्वेश्चन को हमने दिखाया, बनाया आपको, और इसी के कुछ और सिलेक्टेड एग्जाम्पल्स के साथ हम इसी का पार्ट 2 भी आपको देंगे। लेकिन आप इसको और सिंपल तरीके से समझने के लिए प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बनाइए। आप NCERT का हो, RS अग्रवाल का हो, RD शर्मा का हो, तो किसी का भी। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें लेकर के आएंगे, और उसी के साथ ट्रिगोनोमेट्री वाला जो टॉपिक है कि ट्रिगोनोमेट्री के कुछ कन्वर्जन होंगे तो उनको हम लोग कैसे देखेंगे, तो उसके लिए
आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।